हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तैयारी पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन को हम लगातार यहाँ कवर कर रहे हैं और संक्षिप्त कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रीय परिदृश्य में 4-5 आर्टिकल अब राष्ट्रीय परिदृश्य में ही हम आर्टिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। देखिए, हमने कर लिया था मिशन मौसम तक कर लिया था। अगला है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 क्या है? तो केंद्रीय पर्यावरण वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, कब? 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर, क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में वर्ष 2024 तक यानी कि पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए उन्हें जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुल 130 शहरों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? तो श्रेणी 1 है, श्रेणी 2 है, श्रेणी 3 है। इसमें 47 शहर हैं, श्रेणी 2 में 43 हैं, श्रेणी 3 में 40 हैं। इस तरीके से कितने हुए? 130 शहर हो गए। श्रेणी 1 में जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, यानी 10 लाख प्लस, और 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या। श्रेणी 2 3 लाख से कम जनसंख्या। श्रेणी 3। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर, नेशनल क्लीन एयर सिटी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई है। कहाँ पर की गई है? जयपुर में। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किए हैं। देखते हैं तीनों श्रेणियों में कौन कौन टॉप पर है और टॉप 3 कौन कौन है। तो पहली श्रेणी जो थी वो 10 लाख प्लस थी। इसमें रैंक 1 जो आई है सूरत की आई है, गुजरात का शहर है। रैंक 2 जो है जबलपुर है, MP का शहर है। और रैंक 3 आगरा की है जो कि UP का शहर है। तो UP का पहला स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 10 लाख प्लस शहरों में जो है वो आगरा हो गया और देश के स्तर पर तीसरा स्थान हो गया। तो UP स्पेशल के लिए आगरा इम्पोर्टेंट है। अगली बात करेंगे श्रेणी 2 की। इसमें उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद पहले नंबर पे है। ये श्रेणी 2 में कौन सी थी? 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर। दूसरे नंबर पर अमरावती है, तीसरे पे झांसी है UP का। तो UP के श्रेणी 2 में 2 शहर हो गए, फिरोजाबाद और झांसी। श्रेणी 3 3 लाख से कम की आबादी वाले शहर। उत्तर प्रदेश का रायबरेली पहले स्थान पर। तेलंगाना का नलगोंडा दूसरे स्थान पर। हिमाचल प्रदेश का नालागढ़ तीसरे स्थान पर है। देखिए, UP स्पेशल की दृष्टि से श्रेणी 2 में पहला शहर फिरोजाबाद, श्रेणी 3 में पहला शहर रायबरेली। रायबरेली वही जहाँ से राहुल गांधी जीत कर आए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, UP का अलग से दे दिया इसमें। श्रेणी 1 में जो है आगरा की तीसरी रैंक, चौथी लखनऊ की, 5वीं कानपुर की। देखिए, लगातार 3 4 5 जो है UP के ही हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर। 13, 22, 24, 29 वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ। श्रेणी 2 में कौन कौन से हैं? देखिए, फिरोजाबाद पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे झांसी है, चौथे पे गोरखपुर है, छठे पे नोएडा, 11 मुरादाबाद, 18 बरेली। तो मुरादाबाद जो है वो 3 से 10 लाख की आबादी में आता है। श्रेणी 3 पहले नंबर पे रायबरेली, तीसरा अनपरा, चौथा खुर्जा, गजरोला 18 नंबर पर है। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। क्या है नेचर और स्वच्छ भारत मिशन क्या है?
देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। यह मिशन देश भर में घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच से मुक्त करने पर केंद्रित है। यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। देखिए, विश्व के अग्रणी बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी विज्ञान जर्नल, देखिए एक ये साइंस की जर्नल है, यानी कि एक मैगजीन टाइप की है, नेचर। इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख का शीर्षक क्या था? इस लेख का शीर्षक था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर, यानी कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध की जाँच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था। इस अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी। इस अध्ययन में एक दशक 2011 से 20 की अवधि में 35 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति 1000 जीवित जन्मों में IMR U5MR पर ध्यान केंद्रित किया गया था। देखिए, यह है शिशु मृत्यु दर IMR और U5MR मीन्स 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया है। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर IMR में औसतन 0.9% बिंदु तक की कमी और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 1.1% बिंदु तक की कमी दर्ज की जाती है। SBM के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR में 5.3 और U5MR में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। SBM के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय के प्रावधानों ने प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने में योगदान दिया है। लेकिन नेचर द्वारा संचालित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान क्या है। स्वच्छता ही सेवा 2024। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस यानी 2 अक्टूबर से पहले किया जाता है। इस अभियान का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। देखिए, अभी नई लोकसभा का गठन हुआ है तो उसमें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में मंत्री कौन है? तो इसमें है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय क्या है? स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता यानी कि 4S। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। 23वां विधि आयोग, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 23वां विधि आयोग से संबंधित। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें करता है। देखिए, 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। भारत के 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे। कौन कौन शामिल हैं? एक तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, सचिव होंगे विधि कार्य विभाग के पदेन सदस्य के रूप में, सचिव विधायी विभाग के पदेन सदस्य के रूप में, और 5 जो होंगे अंशकालिक सदस्य होंगे
कम से कम, यानी कि 5 से मतलब मैक्सिमम 5 से अधिक नहीं होंगे। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा। ज्ञातव्य है कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए अगला है सॉरी डिजिटल कृषि मिशन। क्या है डिजिटल कृषि मिशन? भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को आच्छादित किया जाएगा। इस वित्त वर्ष में डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी कि डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों का अद्यतन करना है, यानी कि अपडेट करना। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस मिशन हेतु कुल परिव्यय जो है वो 2817 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें केंद्र का हिस्सा जो होगा वो 1940 करोड़ होगा। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर समेकित डाटाबेस का यानी कि डाटा को एकत्रित करना है। इस मिशन का उद्देश्य इससे कई डाटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे तथा विभिन्न लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस मिशन के तहत किसान बिना किसी जटिल कागजी कार्यवाही के लाभों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें विभिन्न कार्यालयों या सेवा प्रदाताओं के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित होने की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सब काम डिजिटल होगा। डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ। डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सके। यह मिशन निम्न 2 मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है। क्या क्या स्तंभ है इसके? एक तो एग्रीस्टेक है, एक है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। एग्रीस्टेक एंड कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर हैं इसके डिजिटल कृषि मिशन के। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग, देखिए सॉइल प्रोफाइल भी इसमें तैयार की जाएगी, मैपिंग की जाएगी सॉइल। उपयुक्त तीनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाएं किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं को तो सक्षम बनाएंगी ही, साथ ही कृषि के क्षेत्र के लिए समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगी। एग्रीस्टेक जो है वो किसान की पहचान, इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों की कुशलता, आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एग्रीस्टेक में निम्न 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गांवों के नक्शे, बोई गई फसल की रजिस्ट्री। एग्रीस्टेक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की गई है। आधार कार्ड की ही तरह अब किसानों को एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी, जो उनके लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस किसान आईडी का सृजन और रखरखाव राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा। यह किसान आईडी भूमि अभिलेखों, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल, प्राप्त लाभ सहित विभिन्न किसान संबंधित डाटा से जुड़ी होंगी। किसान आईडीज के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई। यूपी फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में, तमिलनाडु के विरुधुनगर में। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, वर्ष 2025-26 में 3 करोड़, वर्ष 26-27 में 2 करोड़ किसानों की किसान आईडी का निर्माण किया जाएगा। 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लॉन्च किया जाएगा। इसमें वर्ष 2024-25 में 400 जिलों और 25-26 में सभी जिलों को आच्छादित किया जाएगा। कृषि निर्णय सहायता क्या है? ये सब तो किसान आईडी था।
एग्रीस्टेक। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली में क्या है? ये प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। मृदा प्रोफाइलिंग क्या है? इस मिशन के तहत देश की मृदा प्रोफाइल मैपिंग। इस मिशन के तहत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज का अनुमान प्रदान करेगा। यह कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा।